नान्यो पंथा विद्यते अनाय। आज हम सब इस ऐतिहासिक भवन में, जहाँ के अपने जीवन के अंतिम 4.5 मास महर्षि देवदयानंद महाराज ने प्रवास किया था। जोधपुर का वह स्मृति भवन, उसमें बैठ करके आज हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा का विषय है वेद और राजनीति। हम सबका ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि वेद सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा का मनुष्यों के लिए दिया हुआ ज्ञान है और मनुष्य की संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण गतिविधियां उसके जीवन के सफलता और सार्थकता के लिए जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसकी उन्नति के लिए जितने भी सोपान क्षेत्र हो सकते हैं, उन सब का विधान परमपिता परमात्मा ने हमें सृष्टि के प्रारंभ में वेद के माध्यम से प्रदान किया। वह वेद राजनीति अर्थात राज व्यवस्था के संबंध में हमारे लिए क्या उपदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि राज व्यवस्था परमात्मा की दृष्टि में कैसी होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ, एक उत्तम राज व्यवस्था जिससे कि राज का उद्देश्य पूरा होता हो, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य का एक प्रादुर्भाव हुआ है, उन उद्देश्यों की पूर्ति मनुष्य मात्र के लिए हो। उन सब व्यवस्थाओं को आज हम मिलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक बात जान लें कि जो राजनीति शब्द है, ये आज हमारे लिए इसके जो अच्छे वैदिक अर्थ हैं, उन अर्थों से हटकर के एक अलग अर्थ देना शुरू कर दिया है। और हो भी क्यों नहीं, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को, चीज को, उस वस्तु को समाज के लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर जाना पहचाना जाता है। तो राजनीति शब्द यद्यपि बहुत ही अच्छा, बहुत श्रेष्ठ अर्थ देने वाला है, लेकिन वर्तमान में राजनीति के नाम पर जो कुछ होता है उस सब को देख करके प्रत्येक व्यक्ति का राजनीति से एक विक्षोभ सा, एक वितृष्णा सी पैदा हो गई है। कोई भी व्यक्ति अगर चतुराई चालाकी करता है, किसी का शोषण करता है, कोई ठगी करता है, कोई कुटिलता करता है, तो प्राय कहते हैं राजनीति मत कर। या ये भी कहा जाता है समझ करना भैया ये बड़ा राजनीति करता है। तो इस प्रकार से राजनीति अपने मूल अर्थों को खो चुकी है। आइए हम इसके मूल अर्थों को जानें। संस्कृत साहित्य में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे यहाँ शब्दों के अर्थ उनकी धातु के आधार पर तय किए जाते हैं। राजनीति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राज, दूसरा है नीति। और इन दोनों के अगर धातुओं को देखें
तो राज शब्द राजनीतो धातु से बनता है और नीति शब्द नियम प्रापणे धातु से बनता है। अर्थात मनुष्य के लिए प्राप्त करने योग्य जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी हमारे विकास उन्नति के सोपान हैं, उन सब को प्रकाशित करने वाली विधा को राजनीति कहते हैं। और केवल प्रकाशित करने वाली नहीं, बल्कि उन उद्देश्यों को प्राप्त कराने का जो विधान देती है, जो व्यवस्था देती है, वो समग्र चीजें राजनीति में आती हैं। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण ले लें, रावण शब्द है। रावण एक व्यक्ति हुआ और उस व्यक्ति के कारण रावण शब्द अपने आप में बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी एक बुरे अर्थ में लिया जाता है। तब से लेकर के अब तक कोई भी भला आदमी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, जबकि वेद बड़ी एक स्पष्ट बात कहते हैं। वेद कहता है अपम नंतो अरावण, कि जो रावण नहीं है उनको मार देना चाहिए। अर्थात संसार में रावण को जीने का अधिकार है, जो रावण नहीं है वो जी नहीं सकता। अब रावण शब्द को देखें, रावण शब्द कई दाने धातु से बनता है। अर्थात जो देता रहता है, जो उदार है, जो कंजूस नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रावण कहते हैं। रावण के माता पिता ने भी हो सकता है बहुत अच्छे भावों को लेकर के नाम रखा होगा, लेकिन क्या पता गलत निकला और रावण शब्द आज तक अभिशप्त हो गया। यही अवस्था राजनीति की है। आओ हम राजनीति के अच्छे भावों को लेकर के एक चर्चा करें। राज व्यवस्था का जहां तक वेदों से संबंध है, वेद कई प्रकार की राज व्यवस्थाओं का निर्देश देते हैं। आज जिस लोकतंत्र को हम वर्तमान के नई चीज मानकर चलते हैं, क्योंकि पहले राज व्यवस्था एक परंपरागत होती थी, एक पैतृक विरासत के रूप में राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ करते थे। वो व्यवस्था भी अपने आप में कोई बुरी नहीं थी और लोकतंत्र भी अपने आप में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। व्यवस्था का अगर भली भांति पालन किया जाए तो हर व्यवस्था हमारे लिए कल्याणकारी है, और अगर दुरुपयोग किया जाए तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग करके हम उसे अपने लिए प्राणघातक या विनाशक बना लेते हैं। जो विरासत की पैतृक संपदा के रूप में राज व्यवस्था चली आती थी, उसमें भी ये नहीं कि केवल जो बड़ा पुत्र है उसको राजगद्दी सौंप दी जाती थी। वहां भी जिसको राजगद्दी सौंपी जाती उसका बहुत ही अच्छे प्रकार से आकलन किया जाता, उसके आचार विचार को देखा जाता, उसकी प्रतिभा क्षमता को, उसकी मानवीयता को और उसके उन अन्य सभी गुणों पर अच्छी प्रकार से दृष्टिपात किया जाता जिनकी एक राजा में आवश्यकता होती है। जब तक ये परंपरा चलती रही तब तक हमारी जो राजशाही व्यवस्था थी वो भी अच्छे रास्ते पर चलती रही, वो भी लोक कल्याण के लिए समर्पित रही। लेकिन जब ये राज व्यवस्था इन्हीं कारणों से लुप्त हो गई, जब इसका भली भांति परिपालन नहीं हुआ, जब योग्यता को न देख करके मोहवश या अन्य किसी कारण से अपने किसी विशेष पुत्र को राजगद्दी सौंप दी जाती, उसका परिणाम क्या निकला ये हम सभी महाभारत रूप में देखते और जानते हैं। ठीक यही अवस्था लोकतंत्र की भी है। लोकतंत्र जिसमें कि राजा को चुनने का अधिकार प्रजा के लिए होता है, और ये लोकतंत्र व्यवस्था
आज भारत में नहीं बल्कि सारे विश्व में बहुत ही लोकप्रिय होकर के उभरी है। इस व्यवस्था के गुण दोष भी हैं, जैसा हम भारत में देख रहे हैं। लेकिन जहां तक हम वेदों की बात देखकर चले, वेदों के आलोक में राजनीति की चर्चा करें, तो वेद इस लोकतंत्र पर बहुत अच्छी प्रकार से प्रकाश डालते हैं। हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में भी ढेर सारे मंत्र राजव्यवस्था पर मिलते हैं, और अथर्ववेद में तो सूक्त के सूक्त भरे पड़े हैं जो राजव्यवस्था पर अच्छी प्रकार से प्रकाश डालते हैं। अथर्ववेद का 12वें कांड का पहला सूक्त, जिसे हम पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त के रूप में जानते हैं, इसी प्रकार से एक सूक्त और है जिसे हम ब्रह्मकवि सूक्त कहते हैं। जहां तक लोकतंत्र की बात है, आज का लोकतंत्र हमें कहता है कि जिसका वय या आयु 18 साल की हो जाए उसको राजा चुनने का अधिकार मिल जाता है। यानी आज का हमारा लोकतंत्र आयु को आधार मान करके राजा को चुनने का अधिकार देता है। लेकिन वेद से आयु पर आधार नहीं मानता। वेद इसको ज्ञान विज्ञान का आधार मानकर चलता है। वेद मानता है, वेद का कहना है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के हित का चिंतन कर सकता है, जिसका विचार अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके, अपने परिवार से ऊपर उठ करके और अन्य जितनी भी छोटी छोटी धारणा बना लेते हैं, इनसे ऊपर उठ करके जो व्यक्ति राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण हो जाता है, उसको ही राजा चुनने का अधिकार मिलता है। अथर्ववेद में आता है और वह कहा गया है कि हे राजन, तेरा चयन ब्राह्मणों ने किया है और तेरा चयन हम सबके कल्याण के लिए किया है। तुम्हारा चयन हमारे लिए शांतिदायक हो और तुम्हारे छत्र छाया में हम अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं को बिना किसी विघ्न बाधा के प्राप्त करते रहें। यहाँ एक बात विचारणीय हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण शब्द भी हमारा सही अर्थों में खो चुका है। हम आज ये मानकर चलते हैं कि जिस बालक ने आज के कहे या माने जाने वाले तथाकथित ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, हम मानते हो ब्राह्मण हो गया। यानी जो वेद की वर्ण व्यवस्था, वेद जिसे कर्म पर, मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव पर आधारित मानता था, उस वर्ण व्यवस्था को हमारे कुछ वेद विद्या से अनविज्ञ धर्माचार्यों ने जन्म के आधार पर बनाकर स्वीकार कर लिया। तब से ब्राह्मण शब्द का अर्थ भी बिगड़ गया। वेद कहता है ब्रह्मणे ब्राह्मणाय क्षत्रिय राजन्यम, अर्थात ब्रह्म कहते हैं विद्या को। जिसका जीवन विद्या पर आधारित है, जो विद्या को अपने जीवन का अंग बना करके विद्या के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, वो ब्राह्मण कहलाता है। दूसरे ब्रह्म परमपिता परमात्मा को भी कहते हैं। तो जिसके जीवन का ध्येय परमात्मा की प्राप्ति होता है, वो ब्राह्मण होता है। जो अपने जीवन को परमात्मा की प्राप्ति में लगाता है, ईश्वर की भक्ति साधना में लगाता है और लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। और जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है, जो
स्वार्थ जैसी छोटी छोटी भावना से ऊपर उठ चुका है, ऐसे व्यक्तियों को ही वेद राजा चुनने का अधिकार देता है। अगर उस व्यवस्था को हम अस्वीकार करके आज जो हमारे शासन व्यवस्था आयु पर आधारित होकर के मताधिकार का विधान करती है, इसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने हैं। हम यह देखकर राजा नहीं चुनते कि आगे चलकर के राष्ट्र के साथ क्या करेगा, कि राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की तरक्की में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की सुरक्षा में ये कितना सावधान रहेगा। इस बात की चिंता आज का मतदाता बहुत कम करता है, या ये कहें नहीं करता है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम आज क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के और जिस वर्ण व्यवस्था की हम चर्चा कर रहे थे, उस वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ करके जो जाति प्रथा बना दी गई है, उस जाति के दबाव और प्रभाव में आकर हम जिन व्यक्तियों का चयन करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि आगे चल करके उस सत्ता को प्राप्त करके शासन के साथ, इस राष्ट्र के साथ, इस राष्ट्र की गौरव गरिमा के साथ क्या व्यवहार करता है, इस पर आज के मतदाता का ध्यान नहीं जाता। और ये जिस प्रकार से राजसी व्यवस्था में अगर हम राजा के गुणकर्म स्वभाव को न देखें और किसी व्यक्ति को राजा बना दें तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। ठीक वैसे ही दुष्परिणाम आज इस लोकतंत्र के हमारे सामने आ रहे हैं, और आज का लोकतंत्र न बन करके एक भीड़ तंत्र बनकर रह गया है। वेद इस बात से कोई भी मेल नहीं रखते। वेद अपनी व्यवस्था देते हैं और वेद की व्यवस्था परमात्मा व्यवस्था है, और इसे बौद्धिक आधार पर भी स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि आज राष्ट्रीय चेतना से अछूते लोग जिन व्यक्तियों को चुनकर ऊपर भेजते हैं, उनके कार्यभार से राष्ट्र को कितनी हानि होती है, राष्ट्र के गौरव गरिमा को कितना आघात पहुंचता है, ये आज हम सबके लिए बड़ी विडंबना की बात है कि देश के सैनिकों के सिर को काट करके विदेशी, जिनको हम सैनिक भी नहीं कह सकते, स्पष्ट आतंकवादी कह सकते हैं, स्पष्ट अमानवीय व्यवहार करने वाले कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ले जाते हैं और सूचना तो यहाँ तक आती है कि उनको ले जाकर अपने देश में फुटबॉल की तरह पैरों से दांत मारकर खेलते हैं, और हमारे देश के शासक के कान पर जू नहीं लगती। ये वेद व्यवस्था के न होने से, वेद जो कहता है कि राजा चुनने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण है, जो जनता के हित के लिए अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित किए हुए है। ऐसे लोग राजा न चुनेंगे और अपने संकीर्ण स्वार्थों को लेकर के हम ऐसे व्यक्तियों को राजा चुनकर भेज देंगे जो स्पष्ट रूप से अनेक प्रकार के देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो परिणाम ऐसा ही निकलेगा। वेद इस बात को लेकर के कि राजा के कर्तव्य क्या हो सकते हैं, राजा को कैसे शासन करना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, इस पर अगर हम विचार करें तो हमें एक चीज और हमारे सामने आती है। वो चीज आज हमारे राष्ट्रीय परिवेश से बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। जिस अथर्ववेद की हम चर्चा कर रहे थे, उस अथर्ववेद में एक ब्रह्मकवि सूक्त आता है। उस सूक्त में लगभग 14 मंत्र हैं, और वे 14 मंत्र जिस व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं, उस व्यवस्था की आज हमारे भारत को ही नहीं बल्कि संसार के